हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल के घर में पूरे 10 सालों से किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। काजल का पहला बच्चा उसका बेटा सीनू था और कुछ सालों बाद उसके दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, जो कि एक लड़की थी। लेकिन एक बार सीनू के माता पिता अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेने बाजार जाते हैं और दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर चले जाते हैं। पर रास्ते में घर आते टाइम उन दोनों का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। अस्पताल जाते जाते सीनू के पिता तो मर जाते हैं, पर उसकी माँ काजल अपनी आखिरी समय में अपनी बेटी सीनू से कहती है, बेटा सीनू, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा रह पाऊंगी। तो अब मेरे जाने के बाद तुझे ही अपनी बहन का ध्यान रखना है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देनी। मुझसे वादा कर बेटा। माँ, आप परेशान मत हो, मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखूंगा, उसे बहुत प्यार दूंगा। पर माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। माँ। बेटा, मैं तुझे छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। बस तू अपना वादा कभी भूलना मत। इतना कहते ही काजल मर जाती है और ये देखकर सीनू बहुत रोता है। और अपनी माँ और पिता की मौत के बाद सीनू अपनी बहन को एक राजकुमारी की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। समय के साथ अब यूं ही 18 साल बीत चुके थे। समय के साथ सीनू और उसकी बहन भी बड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन हाथ में पूजा की थाली और राखी लिए रानी सीनू के पास आती है और कहती है, भैया आप कहाँ थे? इतनी देर से मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो कब से यही था। अच्छा चलो अब राखी बंधवा लो, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। इतना कहकर अब रानी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सीनू से कहती है, चलो भाई, अब जल्दी से मुझे मेरा तोहफा दो। क्या कहा? तोहफा? वो तो मैं लाना भूल गया, माफ करना, मैं फिर कभी तुम्हें तोहफा दे दूंगा। ये क्या बात है भाई, आज के दिन भी भला कौन अपनी बहन के लिए तोहफा लाना भूलता है। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। अच्छा बाबा, ठीक है, ये रहा तुम्हारा तोहफा। तो खुश? अपना तोहफा लेकर रानी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रानी के कॉलेज से टूर जा रहा था। रानी भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी और इसकी परमिशन लेने वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भैया आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। आज तक कुछ मना किया है जो आज मना करूंगा? मांग तुझे जो मांगना है। भैया मेरे कॉलेज से 1 हफ्ते का टूर जा रहा है, तो क्या मैं भी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की तरफ से शिमला जाऊं? बस इतनी सी बात? अगर तुझे शिमला जाना है तो मैं चलता हूँ, पता कब जाना है? भैया मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है। कॉलेज में सब जाएंगे, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तू अपनी दोस्तों के साथ चले जाना, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। मैं तुझे कहीं अपने से दूर अकेले नहीं जाने दे सकता। मैंने माँ को वादा किया है, कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। भैया ऐसा कहते हैं कि हम दोनों नहीं जाते, अब ठीक है ना? लेकिन बहन मेरी बात तो सुन, मैं भी चलता हूँ ना तेरे साथ। रानी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रानी कॉलेज से अकेले आ रही थी। तभी उसे अकेले देखकर कुछ लड़के उसका पीछा करने लगते हैं, जिन्हें देखकर रानी घबरा जाती है और तेज तेज चलने लगती है। वो लड़के उसकी और तेजी से बढ़ने लगते हैं। रानी के कदम भी घबराहट से बढ़ने लगते हैं। अचानक से रानी के आगे से भी एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे अब कहाँ जाएगी भागकर? बहुत देर से तेरा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब भाग के दिखा, भाग भाग। आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हटो यहाँ से। अरे तेरे सामने खड़ा है तेरा सैया, तुझको याद आ रहा है भैया? आजा आजा, बैठ बैठ, घुमा के लाता हूँ तुझे। 1 मिनट में भैया को भूल जाएगी। इतना कहकर वो लड़के रानी की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और सभी को बहुत मारता है। और एक लड़का उससे कहता है, अबे तू कौन है जो इसके लिए हमें कुत्ते की तरह मार रहा है भाई? मैं इसका भाई हूँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ देखने की? आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अरे भागो रे, ये लड़का इसका भाई है और मैंने सुना है भाई बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अगर जिंदा रहना है तो भाग लो यहाँ से। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है इलाज करवाने के। अरे मैं तो जा रहा हूँ भाई। इतना कहकर वो सभी लड़के वहाँ से भाग लेते हैं और घर आकर सीनू रानी से कहता है, देख बहन, बाहर की दुनिया ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता आज जो हुआ वैसा फिर कभी हो। आज से तू घर में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन भाई ऐसे कब तक चलेगा? माना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चिंता है आपको मेरी, लेकिन यूँ घर में कैद रहना
इससे तो कुछ नहीं होने वाला ना। लेकिन मेरी रानी बहन, मैं नहीं चाहता कि तुझे दुनिया की बुरी नजर लगे। अब तू यहीं रह, आराम कर, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हे राम, पहले से ही भाई मुझ पर इतनी नजर रखते हैं और अब उन्होंने मुझे इस घर में भी बंद कर दिया। क्या करूँ मैं? सीनू अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था। तभी उसके घर पर उसके पास की कमला आंटी हाथ में मिठाई लेकर आती है और कहती है, सीनू बेटा जरा यहाँ आ जा, देख मैं तुम दोनों भाई बहनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे कमला आंटी, आप आइए आइए। और ये क्या मिठाई किस खुशी में लेकर आई हैं? कोई खास बात है क्या? हाँ सीनू बेटा, ये मिठाई शादी की खुशी में है, मैंने सोचा तुझे भी देती चलूं। क्या कहा, शादी की खुशी में? अरे आंटी जी, अब आपकी शादी की नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा की उम्र हो चुकी है, समझिए आप। अरे पगला गया है क्या? ये लड्डू मेरी शादी के नहीं, मेरी बेटी की शादी के लड्डू हैं। ओहो, मुझे लगा आप दूसरी बार शादी करने जा रही हैं। दूसरी शादी करे तेरी फूफी। अरे ये बता, तू अपनी लाडली बहन रानी की शादी कब करवा रहा है? मोहल्ले की भी लड़कियों की शादी हो गई अब तो। कमला आंटी, मेरी बहन के लिए तो मैं घर जमाई लेकर आऊंगा। मैं अपनी बहन को किसी और के घर पे नहीं भेज सकता। मेरी माँ से मैंने वादा किया था कि मरते दम तक उसका साथ दूंगा, तो भला अब उसे कैसे छोड़ दूं मैं? भगवान जाने वो कौन लड़का होगा जो तेरे घर में तेरी बहन के साथ घर जमाई बनकर रहेगा। आजकल के जमाने के लड़के ऐसे नहीं होते हैं। कहीं ऐसा ना हो घर जमाई ढूंढते ढूंढते तेरी बहन की उम्र ही निकल जाए। अगर मेरी बहन के नसीब में होगा तो उसे घर जमाई ही मिलेगा। मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, अगर वो चाहे तो पूरी उम्र मेरे साथ रह सकती है। तेरी यही जिद कहीं तेरी बहन की जिंदगी खराब न कर दे। आंटी जी, ये कोई जिद नहीं है, ये मेरी बहन के लिए मेरा प्यार है। अब दुनिया इसे जो भी समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमला और सीनू की बातें रानी सुन रही थी और अपने भाई की बातों से उसे लगने लगता है कि उसका भाई उस पर पाबंदी बढ़ा रहा है। रानी को धीरे धीरे अपना घर जेल लगने लगता है, जिससे बचने के लिए अब वो घर से भागने की कोशिश करती है, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन उसे अपने घर से भागते हुए उसका भाई देख लेता है और रानी से कहता है, रानी, अपने भाई के लिए यही प्यार था तेरे मन में? मुझे तो लगा था मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं भैया? आपने इस घर को मेरे लिए एक पिंजरा बना दिया है। जब देखो तब या तो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो या फिर मुझे कहीं बाहर ही नहीं जाने देते। हर समय अपने बारे में सोचते हो। आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? इन चार दीवारी में रहने से मेरा कितना दम घुटता है। रानी की बातों से सीनू को एहसास होता है कि जिस चार दीवारी को वो अपनी बहन का महल समझता था, उसकी बहन के लिए वो चार दीवारी एक जेल की तरह थी और उसने अपनी बहन की आजादी छीन ली थी। अब वो अपनी बहन की हर बात मानता था और उसके मनपसंद लड़के से उसकी शादी भी करवाता है। क्या आप भी अपने भाई या बहन से सीनू और रानी की तरह ही प्यार करते हो? स्वीटी दोपहर के समय अपने कमरे में अकेली बैठकर बोर हो रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन रीना उसके घर आती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ रीना बहन तुम आ गई। मैं तो अकेली बोर ही हो रही थी। आओ ना, बैठकर कुछ गपशप करते हैं। अब जिसका पति दूसरे शहर में कमाने बैठा है, सास 2 दिन से अपने रिश्तेदार के घर बैठी है, वो बेचारी घर में अकेली बोर नहीं होगी तो क्या होगी? अब तुम क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो? नमक छिड़कने नहीं, मांगने आई हूँ। घर पर खत्म हो गया है इसलिए, और ये बात करने का समय नहीं है मेरे पास अभी, इसलिए जल्दी से नमक दे दो। क्या रीना बहन, हमेशा काम से आती हो, कभी फुर्सत में भी आ जाया करो, लाती हूँ नमक। अच्छा सुनो, ये तो बताओ भाई साहब आएंगे कब? चिंटू के पापा पूछ रहे थे, इन्होंने उनसे कुछ बिजनेस की बात करनी थी ना, इसलिए। अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन बात करके बताऊंगी तुम्हें। इतना कहकर वो किचन से नमक लाकर रीना को दे देती है और कमरे में जाकर सीधा फोन अपने बेंगलोर में रह रहे पति अनवीत को करती है। लेकिन फोन अनवीत की जगह कोई लड़की उठाती है। हेलो, कौन? फोन दो इधर। हाँ हेलो। अनवित, ये फोन किसने उठाया था? कोई लड़की थी ना? नहीं नहीं, मैंने ही उठाया था, लेकिन वो टीवी चल रहा है ना, तो उसमें बोल रही होगी लड़की, तो आवाज आ गई होगी तुम्हें। तुम बताओ कैसे याद किया मुझे? कैसे याद किया का क्या मतलब है? मैं आपको भूलती कब हूँ जो याद करने की जरूरत पड़े? आप तो ये बताओ, दिल्ली कब वापस लौट रहे हो? आपके बिना मेरा मन कैसे लग रहा है यहाँ, आपको पता भी है, और आपका मन कैसे लग रहा है वहाँ मेरे बिना? अमन, ना भी लगे तो लगाना पड़ता है, क्योंकि काम करूंगा तभी तो पैसे आएंगे ना।
जी देखो, काम का बहाना तो बनाओ मत, सच बताओ, कहीं किसी और से मन तो नहीं लगा बैठे? अरे मन क्या, कोई स्टिकर है तो कहीं भी लगा दूंगा। अब काम ही इतना है कि अपने लिए समय नहीं है तो मन लगाने के लिए समय कहाँ से लाऊंगा। ये लो, फिर बॉस का कॉल आ गया, चलो रखता हूँ, हाँ बाय। अरे पर स्वीटी बोलती ही रह जाती है और अन्वित कॉल कट कर देता है। अन्वित से इतनी बात होने के बाद भी उसका दिमाग लड़की की आवाज के आए हेलो पर टिक जाता है। ठीक एक हफ्ते बाद अपनी सास के घर लौटने पर स्वीटी बैंगलोर की टिकट बुक करवाकर बिना बताए अन्वित के बैंगलोर वाले फ्लैट पर जाती है और बेल बजाकर आंखें बंद किए खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजा खोलकर उसका स्वागत उबासी लेती हुई उसकी सौतन अलसी करती है। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही स्वीटी अलसी को अन्वित मानकर उसके गले लग जाती है। ओ अन्वित, एक मिनट अन्वित, तुम इतने पतले और सॉफ्ट कैसे हो गए? और ये आजकल तुमने लेडीज परफ्यूम लगाना शुरू कर दिया क्या? अरे मोरी मैया हटो, मैं अन्वित नहीं उसकी पत्नी हूँ, हटो और अपनी अखियों के झरोकों को खोलो यार। इतना कहकर अलसी स्वीटी को दूर करती है। तभी अन्वित भी वहाँ आता है और स्वीटी अपनी आंखें खोलती है तो हैरानी से अपनी सौतन और अन्वित को घूरती रह जाती है। क्या कहा तुमने? तुम उनकी पत्नी हो? अच्छा, तो अब समझी कौन से काम में मन लगा रहे थे आप, तभी मुझे फोन करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं अरे अब क्यों घबरा रहे हो? आप तो इतनी हिम्मत वाले हो, बीवी के होते हुए सौतन भी ले आए। तुम अचानक यहाँ कैसे? मुझे देखकर आपको खुशी होगी यही सोचकर चली आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी ही खुशी दुख में बदल गई। अरे यार कितना बोल रही हो, मैं तुम्हारी सौतन हूँ तो तुम मेरी अम्मा थोड़ी हुई, सौतन ही हो ना तुम भी मेरी, तो क्यों फालतू में बहस करके नींद दिला रही हो मुझे। स्वीटी गुस्से में पहले तो घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना बैग पटकते हुए वहीं रुक जाती है। समय बीतता है, अब वो अपनी सौतन के साथ एक घर में रहती थी। एक सुबह जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी आलसी सौतन गैस पर दूध चढ़ाकर खर्राटे मार रही है। ओहो, तो ये है मेरी आलसी सौतन की रसोई, देखो तो कैसे सोई पड़ी है। अरे ओ उठो। तभी वो एक थाली और चमचा लेकर जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी आवाज से अलसी जाग जाती है और कान बंद करके कहती है, अरे रसोई में क्यों शोर कर रही हो? ये रसोई नहीं, तुम्हारी आलसी रसोई है। अरे देखो तो, तेज आंच होने पर भी दूध उबलने का नाम नहीं ले रहा। पूरी रसोई में अपना आलस फैला रखा है, बर्तन भी इधर उधर लुढ़के पड़े हैं। पता नहीं रसोई में खाना कैसे बनता होगा। ये अलसी की रसोई है, यहाँ खाना जैसा भी बने तुम्हें नहीं मिलने वाला, समझी? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी आलसी रसोई का खाना, आज मैं खुद खाना बना लूंगी, अपने और अपने उनके लिए। इतना कहकर वो फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने बैठ जाती है और एक और उसकी आलसी सौतन अलसी सो सोकर आलस से नाश्ता तैयार करती है और वहीं स्वीटी फटाफट से मजेदार नाश्ता बनाकर तैयार कर अन्वित के लिए लेकर आती है। खाने की खुशबू सूंघकर ही अन्वित का चेहरा खिल उठता है, लेकिन नाश्ता अलसी की जगह स्वीटी को लाते देखकर वो नजरें चुराने लगता है। अब नजरें चुराने से क्या होगा? अरे सौतन बनाया भी तो किसको? एक आलसी को। अरे इसका तो नाम भी अलसी की जगह आलसी होना चाहिए था। अब देख क्या रहे हो, खा भी लो। जी नहीं, अन्वित मेरे हाथों का बना खाना ही खाएगा। देखो स्वीटी सिर्फ अपनों के लिए स्वीट है, बाकी सबके लिए सौर है। सौर नहीं शोर होता है वो। बताओ कुछ पता है कि नहीं? अरे ओ, आड़ी बाड़ी से पढ़कर निकली हो क्या? स्वीट का उल्टा सौर होता है। इंग्लिश में पढ़ा नहीं है क्या? मीठा कड़वा समझती नहीं हो? अरे परे हटो। अन्वित नाश्ता करो तुम। हाँ करो करो। इस आलसी सौतन की रसोई में बना हुआ मुरझाया सा नाश्ता करो। नहीं अलसी, मैं क्या कह रहा था, रोज तो तुम्हारे हाथ का ही नाश्ता करता हूँ, आज स्वीटी का बनाया नाश्ता भी चख लेता हूँ। इतना कहकर वो उसके बनाए नाश्ते को साइड कर स्वीटी का बनाया नाश्ता करने लगता है। ये देखकर अलसी गुस्से में और उबासियां लेने लगती है। उसे ऐसे करते देखकर स्वीटी मन में कहती है, हाय दैया, इसका तो गुस्सा भी आलसी है। हे भगवान, किस आलस की दुकान को मेरा सौतन बना दिया। समय बीतता है। अपनी आलसी सौतन की रसोई का हाल स्वीटी से बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि अलसी खाना बनाकर आलस के चलते कभी रसोई को ढंग से साफ नहीं करती थी।
और ना ही रसोई में कोई सामान ढंग से अपनी जगह पर रखती थी। जितना परेशान वो अपनी सौतन से नहीं थी, उससे ज्यादा परेशान वो रसोई की उजड़ी और अलसाई हालत से थी। एक रोज आलस के चलते अलसी अनवीत को बासी पड़ी रोटियां परोस देती है, जो कि गर्मी के कारण खराब हो जाती है, जिसे खाते ही अनवीत उगल देता है। ये क्या है अलसी, इस रोटी में खटास कैसी? खटास? वो क्योंकि ये रोटी बासी है जो कल इस अलसी ने शाम को बनाई थी, और बेंगलोर का तापमान इतना है कि गर्मी के कारण रोटी खराब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस करो, तुम्हारी रसोई का खाना खाकर तुम्हें फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाऊंगा। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी अलसी। पहले तो आप भी ऐसे नहीं थे। अरे मैं तो माँ जी से कहकर आई थी कि आपको साथ लेकर लौटूंगी, लेकिन आपने जो किया उसके बाद तो लगता है आप इस अलसी और मेरी इस आलसी सौतन की रसोई का खाना खाना ही डिजर्व करते हो। मैं अकेले ही वापस जा रही हूँ। स्वीटी रुक जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आखिर तुम मेरी पहली पत्नी हो। अच्छा जी, मुझसे शादी करते वक्त तो ये ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ तो इतना आलस करके क्यों खाना बनाती हो? स्वीटी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी इस आलसी सौतन की रसोई का खाना नहीं खाना चाहता, माफ कर दो मुझे। माफी मिलेगी ना? क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, वो भी डिवोर्स पेपर के साथ। इतना कहकर स्वीटी अपना सामान उठाए उस घर से रवाना हो जाती है और अनवित अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।